नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। देश की जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने किया 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। भारत की जीडीपी का 10% है पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि से जुड़े राहत पैकेज की हुई घोषणा। पटना में लावारिस शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। हाजीपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या को दिया अंजाम। 2 अज्ञात बाइक सवार ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। और खगड़िया में ग्रामीणों ने राशन नहीं मिलने पर लोगों ने NH 107 किया जाम। NH 107 में लंबी कतारों में लगी गाड़ियां। डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े ग्रामीण। देश भर में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में देश की जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जो भारत की जीडीपी का कुल 10% है। आपको बता दें कि आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई और उनके साथ वहां पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इसकी तीसरी किस्त आज उन्होंने कृषि से जुड़े हुए राहत पैकेज की घोषणा की है। विस्तार से जानकारी दी है कि तीसरी किस्त जो है वो किन लोगों के लिए है, किसे राहत मिलेगी और कैसे इसे डिवाइड किया गया है। बीस लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उसके ही आज तीसरे दिन की मीडिया ब्रीफिंग में हम आपके सामने उपस्थित हैं और आज कृषि के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। कृषि अगर किसान केंद्रित नहीं होगी, किसान कल्याण के लिए नहीं होगी, तो मुझे लगता है अधूरा रह जाता है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम भी कृषि किसान कल्याण मंत्रालय जैसा रखा था। तो किसानों के कल्याण के लिए लगातार पिछले 5-6 वर्षों में कदम उठाए गए, चाहे वो पीएम किसान योजना है कि साल में 6,000 रुपया किसानों के खाते में सीधा जाएगा। करोड़ों किसानों का आज सीधा उसका लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बाढ़ सूखे के समय उनको भरपाई होना, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर उनकी जमीन के बारे में बताना, ये बहुत सारे कदम पूर्व में उठाए गए। और पिछले कल भी जब हमने प्रवासी मजदूर, उनकी समस्याओं को लेकर बहुत सारे मोदी सरकार की ओर से उनके लिए कदम उठाए, तो उसमें 2 बातें हमने फार्मर्स के लिए भी, किसानों के लिए भी कही थी। और उसमें 30,000 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी की हमने बात कही, ये 90,000 करोड़ के अलावा थी, जो किसानों के लिए नाबार्ड के माध्यम से लगभग 3 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। That is also referred to in the economic survey of 20. और हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आज की ये तीसरी किस्त 20 लाख करोड़ के पैकेज की किस तरीके से इसे देखें और आज किस वर्ग को राहत देने का काम किया गया है? देखिए, 20 लाख करोड़ जो रकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को रखी थी, उस रकम के बाद इस बात की चर्चा हो गई थी कि आखिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसे बांटा किस प्रकार से जाएगा। और पहले दिन वित्त मंत्री ने इसे MSME सेकेंडरी इंडस्ट्री को दिया है, जो सेकेंडरी सेक्टर्स माने जाते हैं। उसके बाद कल गरीबों के लिए, प्रवासियों के लिए और किसानों के लिए थोड़ी राहत की बात की थी। और आज पूरा का पूरा प्राइमरी सेक्टर, कृषि क्षेत्र को समर्पित किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने। और जो महत्वपूर्ण बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आई हैं आदर्श, वह कुछ जो फैक्ट्स हैं जो हमें अभी तक मालूम थे, लेकिन उसको अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऑन रिकॉर्ड लिया है।
सबसे पहली बात तो उन्होंने की है कि हमारे यहाँ 85% कृषि का जो काम है वह छोटे और मंझोले किसान करते हैं और साथ ही साथ 65% कृषि है वह भारत में आज भी मानसून के भरोसे ही चलती है। और पिछले वर्ष जिस तरीके से खरीफ फसल को मानसून की वजह से नुकसान पहुंचा था वह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था और साथ ही साथ जो कृषि उत्पादों में मानसून की वजह से नुकसान हुआ था और खास करके कई विभिन्न कारणों से कृषि क्षेत्र काफी नुकसान में चल रहा था, वह भी एक बड़ी चिंता का विषय था। और आज लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास के पैकेज की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने की है कृषि संबंधित उद्योगों को लेकर। और जो 11 सूत्री फॉर्मूले आज दिए गए हैं उन 11 सूत्री फॉर्मूलों में 8 सूत्र हैं वह दिए गए हैं कृषि क्षेत्रों के विस्तार के लिए और बाकी 3 जो सूत्र हैं वह दिए गए हैं कृषि क्षेत्र में आप कह लें उसे जो ढांचागत सुधार है, ढांचागत सुधार के लिए यह 3 सूत्र दिया गया है। और कुल मिला जुलाकर आप कह सकते हैं कि आज का दिन कृषि के लिए और किसानों के लिए खास रहा है। आज सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बनने की जो बात कही थी उसके तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान, यह एक आज नया वर्ड सुनने को मिला है केंद्रीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री से, आत्मनिर्भर भारत अभियान। अभी तक के इस अभियान की चर्चा किसी भी मंत्रालय में प्रधानमंत्री से या किसी भी केंद्रीय मंत्री से नहीं सुनने को मिली थी, लेकिन यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की यह जो तीसरी किस्त आज जारी हुई है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अभी तक जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था आदर्श, उस लॉकडाउन के पीरियड में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम खरीद मूल्य जो होता है उस पर 74,300 करोड़ रुपए की खरीद किसानों से उनकी फसलों को की जा चुकी है और साथ ही साथ 18,700 करोड़ का भुगतान किसानों को सीधा उनके खाते में किया जा चुका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए और लगभग 6,400 करोड़ रुपए के क्लेम्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए का भुगतान क्लेम्स सेटल किए जा चुके हैं। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिया है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यह आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। यह जो अभी 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा था जो लगभग अब 2 महीने पूरे होने को हैं, इस पीरियड की बात की है और साथ ही साथ उन्होंने इसमें एक समन्वित पूरा कार्यक्रम पेश करने की कोशिश की है। इसमें मत्स्य पालन की चर्चा की गई है, इसमें दुग्ध उत्पादन की चर्चा की गई है, कृषि क्षेत्रों की बात की गई है, साथ ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण के लिए इसमें कई सारे इंतजाम करने की बात कही गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें बहुत महत्वपूर्ण कि लोकल को वोकल करने के लिए और लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए कई उत्पादों के उदाहरण दिए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री ने, जिसमें उन्होंने बिहार में मखाना को कहा है इसे हम लोग ग्लोबली प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं या जो पोषक खाद्य पदार्थ हैं उन्हें हम ग्लोबली मार्केटिंग करेंगे। जिस तरीके से बिहार से मखाना की बात की है, जम्मू कश्मीर से केसर की बात की है और खास करके उन इलाकों में जिन इलाकों में जंगल अधिक हैं वहां पर फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात की है, नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूर्व से बैम्बू सूट्स की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश से हल्दी की बात की गई है। तो यह कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको ग्लोबल बनाने की चर्चा कर रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात है और खास करके आज एक सबसे अहम बात यह निकल कर आई है कि जो निचले दर्जे के किसान हैं, जो सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं, उन किसानों के भी राहत की बात की गई है। आदर्श बिल्कुल जाहिर तौर पर कुंदन जी जिस तरीके से आज का पूरा ये जो ऐलान था वो फोकस था किसानों के ऊपर, लेकिन जो चर्चा चल रही थी कि आज पर्यटन और होटल व्यवसाय को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, तो क्या अभी उसके लिए और इंतजार करना होगा? देखिए अभी यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या कह लें कि राहत पैकेजों के विस्तार से घोषणा करने का सिलसिला है यह जारी रहेगा। और पर्यटन उद्योग की बात कर रहे हैं आदर्श, तो अभी तक अगर इस लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन से अगर सबसे ज्यादा किसी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है वो है टूरिज्म सेक्टर, पर्यटन उद्योग। और इसमें अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि अभी तक 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है अगर केवल भारत की बात कर लें। और इसमें अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 3 करोड़ 80 लाख रोजगार जा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हर सेक्टर को इंडिविजुअली एड्रेस किया जा रहा है फिनांस मिनिस्टर के द्वारा। और फिनांस मिनिस्टर ने
जो आज कृषि को पूरा डेडिकेट किया है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि पर्यटन, क्योंकि पर्यटन कहीं न कहीं तीसरे दर्जे का आता है। प्राइमरी इंडस्ट्री में हम प्राइमरी सेक्टर में हम बात कर लेते हैं कृषि क्षेत्र की। सेकेंडरी में हमने बात कर ली एमएसएमई की, जो पहले दिन ही चर्चा हुई थी, जिस दिन 13 मई को लगभग 5,94,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेजों की घोषणा की गई थी, जिसमें 3 लाख करोड़ सीधा एमएसएमई को कोलैटरल फ्री लोन देने की बात की गई थी। कल इन्होंने प्रवासियों के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए थोड़ी बहुत राहत पैकेज की घोषणा की थी। तो पर्यटन और बाकी दूसरे उद्योगों की जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, उनके नंबर कहीं पीछे आने वाले हैं। और शायद एक वजह यह भी है आदर्श कि पर्यटन पे अभी जो फीडबैक है या होमवर्क है, वह कहीं ना कहीं केंद्रीय वित्त मंत्रालय कर रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में रोजगार छिनने की संभावना है या जो नुकसान हो चुका है, उसे कैसे भरपाई किया जा सकता है। क्योंकि आज भी भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जो मेन मोर और लेस पर्यटन पर ही आधारित हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात कर लें, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें या केरल जैसे राज्यों की बात कर लें, तो वहां पे पर्यटन पे एक बहुत बड़ी उनकी आधारभूत संरचना टिकी हुई है। यह एक बड़ी चिंता की विषय है आदर्श। बिल्कुल जाहिर तौर पर। लेकिन कुंदन जी, इस बीच ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन हो या फिर जिस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री का पूरा वो कैटल फीड प्रोडक्शन होता है, उसको लेकर बात हो, या फिर हर्बल प्लांटेशन की बात हो, इन सब चीजों को फोकस में रखा गया है। इस बीच जो सबसे अहम एक चीज इसमें से निकलकर सामने आई है कि गंगा के किनारे हर्बल प्लांट्स को लगाने के लिए एक कॉरिडोर बनेगा। इसको कैसे देखें? देखिए, अब यहां पर है अपॉर्चुनिटीज तलाशने की बात आदर्श। अपॉर्चुनिटी की तलाश की जा रही है और बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको अभी हमने कहीं से भी नर्चर करने की कोशिश नहीं की है, उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की है। एक सबसे बड़ी बात यह आज निकल कर आई कि 13,343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे भारत के 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण के लिए। यह एक पहली बार इतनी बृहद योजना लेकर आ रही है। और जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया है कि गंगा के दोनों घाटों पर, दोनों किनारों पर जो हर्बल प्लांटेशन की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने की बात है कि किस तरीके से हम आगे अपॉर्चुनिटीज को डेवलप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है आदर्श कि अब रोजगार सृजन की तरफ जाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक पंप अप करने की कोशिश की गई है, लगभग 5,94,000 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज देकर, अब वह इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना पंप अप हो पाता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि कृषि से जुड़े हुए जितने रोजगार हैं उनको जितनी जल्दी हम सृजित कर सकें। और खास करके गंगा का जो वह किनारा है, उस किनारे पे आप देख लें, उत्तराखंड से शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक इधर मसालों की खेती बहुत अच्छी होती है, हर्बल प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। और शायद यही एक वजह है कि आप बिहार के इलाकों में देख लें या उत्तराखंड में देख लें, उत्तराखंड में अगर आज की तारीख में कुछ चुनिंदा आयुर्वेदिक या दूसरी कंपनियां वहां पर ग्रो कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं गंगा का सौजन्य उनको मिल रहा है। तो इस एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने की बात है। और साथ ही साथ आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 11 सूत्रों में उन्होंने 3 सूत्र गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की है, उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सुधार किए जा रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम एक ऐसा कानून है, उस कानून के तहत तमाम हमारे रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वह बंध जाती हैं। और इनके सुधार से आप कह सकते हैं कि जो आम उपभोक्ता है उन तक सामानों को पहुंचाने में काफी आसानी होगी। और सप्लाई चेन जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे थे, उस सप्लाई चेन को सुधारने में थोड़ी मदद मिल सकती है। बिल्कुल, सप्लाई चेन को भी मजबूती मिलेगी और उससे जो किसान है वो दूसरे राज्यों में भी अपनी इन चीजों को बेच पाएंगे। इसमें खासतौर पर कुछ फसलों को रखा गया है, दालों को रखा गया है, तिलहन को रखा गया है, इन सब चीजों को फोकस किया गया है और कानून में ये जो एक्ट है उसमें बदलाव की बात कही गई है। कुंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात राजधानी पटना की करते हैं, जहां से पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति के लावारिस शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने लावारिस शव की पहचान पटना के चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब निवासी के रूप में की है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना चौक थाना को दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में भी जुट गई है। अब खबर वैशाली के बिदुपुर से है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े मुखिया पति लव कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बिदुपुर थाने के पानापुर चौक की बताई जा रही है। लव कुमार सिंह को उस समय गोली मारी गई जब वो किसी से सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जिसके कारण लव कुमार सिंह नीचे गिर पड़े। जिसके बाद लव कुमार सिंह को आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया, लेकिन पीएमसीएच जाने के दौरान रास्ते में ही लव कुमार सिंह ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि मृतक लव कुमार सिंह बिदुपुर प्रखंड के दिलावरपुर गोवर्धन पंचायत के मुखिया पूनम देवी के पति थे। इधर घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने लव कुमार सिंह की हत्या को राजनीतिक साजिश बताया है। परिजनों का कहना है कि आने वाले समय में मुखिया का चुनाव होना है, जिसको लेकर एक साजिश के तहत चुनावी रंजिश के कारण लव कुमार सिंह को गोली मारी गई, उनकी हत्या की गई। ऐसे में परिजनों के बयान के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। निकले थे, उसके बाद इनको फोन आया है किसी का, उसके बाद फोन पे ये गए हैं फैक्ट्री पे, मतलब एक अरुण मेहता उनके दलान पे गए। उसके बाद वहां जाने के बाद जो भी हैं हम लोग के गांव के मुखिया प्रतिनिधि जो भी थे, सबके सेटिंग के कारण इनको गोली मारा गया है। किस तरह कर सकते हैं सेटिंग यही कि अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर उनको जो है मुखिया के उसमें कोई अड़चन नहीं आएगा, उनके मुखिया के मतलब बनने में कोई अड़चन उनको नहीं आएगा। काटी फैक्ट्री चला रहे थे, मुखिया पति थे, वहाँ के सबसे विकास का काम कर रहे थे, पंचायत में बहुत आगे बढ़ रहे थे। राजनीतिक साजिश के तरह इनको अपराधी ने। खगड़िया में राशन कार्ड नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने NH 107 को जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। मामला चौथम थाने के नौरंगा गांव का है, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक सड़क पर आवागमन को पूरी तरह से ठप रखा था। ग्रामीण डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े थे, लेकिन सूचना पर मौके पर पहुंचे चौथम के बीडीओ और थाना अध्यक्ष के काफी समझाने पर लोगों ने जाम को हटाया। बताया जाता है कि जीविका दीदी द्वारा सर्वे में लोगों द्वारा फॉर्म भरकर दिए जाने के बावजूद कई लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला, जिससे नाराज होकर आज ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। वहीं कई लोगों ने आरोप लगाया कि जीविका कर्मी को जिसने पैसा दिया उसका नाम आ गया है, जिसने पैसा नहीं दिया उसका नाम नहीं आया। फिलहाल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पटना जिले के घोसवारी प्रखंड के कुम्हरा स्थित क्वारंटीन सेंटर की कुव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों में काफी नाराजगी है। बताते चलें कि इस क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों को भोजन की उत्तम गुणवत्ता भी नसीब नहीं हो रही है। इधर मजदूरों के परिजनों ने कुम्हरा क्वारंटीन सेंटर पर बरती जा रही घोर अनियमितता पर गंभीर चिंता का इजहार किया है। आदमी में आदमी टच कर रहा है और खाना दाल चावल चोखा खाली मिलता है और कुछ नहीं, और एक रूम में 5 आदमी रह रहा है और खाना सही नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दाल चावल चोखा और कुछ नहीं। कोरोना महामारी के दौरान जारी लॉकडाउन में राशन कार्ड से वंचित लोगों का गुस्सा जमुई नगर परिषद कार्यालय में फूट पड़ा। जमुई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों के लोगों ने राशन कार्ड बनवाने में हो रही अनियमितता के खिलाफ नगर परिषद कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जमुई के एसडीओ लखिंदर पासवान और एसडीपीओ राम पुकार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को उन्होंने शांत कराया। ऐसे में जमुई शहर में बिहार सरकार द्वारा राशन कार्ड से वंचित लोगों को लॉकडाउन में राहत मुहैया कराने के उद्देश्य से राशन कार्ड की सूची तैयार करने के दिए गए आदेश की घोर अवहेलना देखी जा रही है।
राशन कार्ड से संबंधित एक्चुअली जो एंट्री हुआ है उसमें खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा डुप्लीकेशन के तहत बहुत सारे फॉर्में जो हैं कैंसिल कर दिए गए। उसी के अनुसार इन लोगों को लगता है कि यहाँ से जानबूझकर कर दिया गया है। एक्चुअली ये विभाग से संबंधित था और क्योंकि हम आम लोग तो जान नहीं पाए कि विभाग से हुआ या यहाँ से हुआ, उनको लगता है कि यहाँ से हुआ, इसलिए वो लोग किए हैं। और कोई जीविका दीदी हैं जो हम लोग के पास गए नहीं और हम लोग का कार्ड अभी तक बना नहीं है। फॉर्म का ये देखिए रसीद जमा कर दिए हैं और ये अभी तक नहीं हम लोग को मिला। कार्ड नहीं बनने से आपको क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? सबको जो मिलता है सरकार की तरफ से हमको कुछ नहीं मिलता है। इस महामारी में तो सबके कष्ट है, हमको भी कष्ट है, कुछ भी हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। जमीन कुछ भी नहीं है, हम लोग भूखल रहेंगे, पति भी बाहर में है। आपका कार्ड नहीं बना? नहीं सर। काहे नहीं बना? हमको क्या मालूम, यहाँ कार्ड जमा किया तो फाड़ दिया। क्या नाम है आपका? ममता देवी। कौन वार्ड है? खगड़िया में एक बीमार प्रवासी अधेड़ की मौत के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वो पत्नी और पोते के साथ 13 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से खगड़िया आया था। 13 मई को ही स्थानीय प्रशासन ने तीनों को क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट कर दिया था। आपको बता दें कि क्वारंटीन सेंटर में ही बीते दिन अधेड़ की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे गोगरी रेफरल अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। गोगरी रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी की माने तो अधेड़ डायबिटीज के रोगी था और दम फूलने के कारण उसकी मौत हो गई। उधर डीएम आलोक रंजन घोष ने कहा कि उसकी मौत कोरोना से नहीं हुई है। उन्होंने सैंपल किए जाने से भी इनकार किया है। हालांकि एहतियात के तौर पर उनकी पत्नी और बेटे को आइसोलेट कर दिया गया है। खबर देवघर से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिन आईसीआईसीआई बैंक के 69 खाता धारकों को केवाईसी कराने के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी करने के मामले में पुलिस ने इस ठगी में 3 अपराधियों से पूछताछ के बाद अन्य 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके बाद मामले में शामिल कुल 8 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बताते चले कि गिरफ्तारी के पश्चात पुलिस ने इनके पास से एक लैपटॉप, 29 मोबाइल फोन, 21 ब्लैंक क्लोन एटीएम कार्ड के साथ 1,20,000 रुपए भी बरामद किए हैं। दिनों में जो एक घटना हुई थी कि आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर द्वारा ये रिपोर्ट कराया गया था कि देश भर में जो विभिन्न कस्टमर्स हैं उनको बल्क एसएमएस भेजे गए थे, जिसमें उनसे केवाईसी अपडेट करने को कहा गया था या अकाउंट बंद करने के नाम पर अपने फ्रॉडस्टर्स के मोबाइल नंबर दिए गए थे, जिनसे कॉल करके जब उनको कांटेक्ट किया कस्टमर्स ने तो उनके पैसे ड्यू कर लिए और पूरा जो अमाउंट था वो लगभग 1 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का अमाउंट पूरा कुल मिला के हुआ था। तो इस कनेक्शन में जब विभिन्न राज्यों की पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इसमें देवघर के भी कुछ क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने देवघर पुलिस को संपर्क किया, जिसमें तुरंत एक साइबर थाने में कांड इसमें दर्ज किया गया एवं डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। तो पिछले 3 दिनों में लगातार रेड करके इन्वेस्टिगेशन करके और टेक्निकल सेल की सहायता से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और सर्वप्रथम इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस।